जहांगीर, तो जहांगीर जो है मुगल पे यानी सत्ता पे बैठा कब, तो ये अकबर का जो है बोला जाए तो अकबर का उत्तराधिकारी होता है। अकबर की मृत्यु कब हो जाती है 1605 में, और 1605 के बाद जो है अकबर का पुत्र जहांगीर जो है गद्दी पे बैठता है 1605 से लेके 1627 तक। ध्यान रखना है 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर गद्दी पे रहता है। और इस बीच में जो जो इसके द्वारा काम किया गया है उन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जहांगीर का जन्म हुआ कब था। तो जहांगीर का जन्म जो है 1569 में हुआ था। 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं खुसरो और जहांगीर के बीच जो है युद्ध किस स्थान पे हुआ था, जो कि 1606 में हुआ था। यानी कि बोला जाए तो खुसरो और जहांगीर के मध्य जो युद्ध हुआ था वो जालंधर के निकट जो है बहरावल नामक मैदान में हुआ था। कौन सा मैदान में हुआ था? तो भैरावल नामक मैदान में हुआ था, 1606 में हुआ था। किसके किसके बीच? खुसरो और जहांगीर के मध्य। बात करते हैं जहांगीर ने जो है किस सिख गुरु को फांसी दिलवा दी थी। जहांगीर के द्वारा जो है गुरु अर्जुन देव, सिखों के पांचवें गुरु थे, अर्जुन देव को जो है फांसी दिलवा दी गई थी। और इसकी बाद जो है जहांगीर जो शादी किया था, इनकी पत्नी का नाम जो था नूरजहां। पूछा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो नूरजहां का वास्तविक नाम जो है मेहरुनिसा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेहरुनिसा हो जाएगी। जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 में होता है। कहाँ में? तो आगरा में राज्याभिषेक होता है। और इसके काल में जो है मुगल चित्रकला की जो है मुगल चित्रकला जो है किस शासक के काल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी। ये पूछा जाता है कि जहांगीर के काल में ही जो है मुगल जो है चित्रकला में जो है प्रकाष्ठा यानी बहुत ही ऊंचा ऊंचा पहुंच गया था। किसके काल में? तो जहांगीर के काल में। एक व्यवस्था लाया था जहांगीर के द्वारा, दो अस्पा और सिंहस्पा व्यवस्था। दो अस्पा और सिंहस्पा व्यवस्था जो है किसके द्वारा लाया गया था? जहांगीर के द्वारा लाया गया था। ठीक है। अब आगे बात करते हैं मुगलों एवं मेवाड़ के जो है राणा के मध्य जो है चित्तौड़ की संधि हुआ था। वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में ही चित्तौड़ की संधि हुई थी। किसके किसके मध्य हुआ था? मुगल और मेवाड़ के राणा के मध्य हुआ था। ठीक है। आगे बात करते ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे पहले जहांगीर के दरबार में जो किसको भेजा था? विलियम हॉकिंस को भेजा था। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस भी लेता है। और विलियम हॉकिंस को जो है जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि। ध्यान रखना है इंग्लिश खान की उपाधि जो है विलियम हॉकिंस को किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को सर्वप्रथम भेजा गया था। हम बात करते हैं भारत की जो है किस मुगल शासक का मकबरा जो है भारत में नहीं है, यानी स्थित नहीं है। तो जिसमें से दो शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं स्थित है। ये भी पूछा गया है कई बार प्रश्न। तो ये ध्यान रखना है कि भारत के किस मुगल शासक का मकबरा जो है भारत में स्थित नहीं है। तो उसमें से दो शासक है, एक बाबर और दूसरा जहांगीर। बात करते हैं बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। ठीक है। आगे चलते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकार की बात करते हैं उस्ताद मंसूर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उस्ताद मंसूर हो जाएंगे जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार। और मुगल बादशाहों में अपनी आत्मकथा फारसी में किसने लिखा था? तो फारसी में आत्मकथा लिखने वाला शासक था जहांगीर। ठीक है। जो कि इनकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है जहांगीर के द्वारा लिखा गया था, यानी शुरू किया गया था। और आगे चल के जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। तो इस पुस्तक को जो है पूर्ण करने का काम जो है पूरा करने का काम किसे जाता है? तो मोहम्मद खां को जाता है। यानी तुजुक ए जहांगीरी जो फारसी भाषा में लिखा था जहांगीर की ये आत्मकथा है, जो जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है इसे पूरा करने का काम जो है मोहम्मद खां के द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं गुलाब से इत्र निकालने की विधि को विकसित जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो अस्मत बेगम के द्वारा किया गया था, जो नूरजहां की माँ थी, यानी मेहरुनिसा की माँ के द्वारा जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि का जो है विकास किया गया था। आगे बात करते हैं एतमादौला का मकबरा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो एतमादौला का मकबरा जो है नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था, जो कि कहाँ में स्थित है? आगरा में। एतमादौला का मकबरा आगरा में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगली बात करते हैं शेख सलीम चिश्ती का जो है मकबरा कहाँ स्थित है? यह जो है फतेहपुर सिकरी में। कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी में हो जाएगा। ठीक है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा की बात करते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है। सलीम चिश्ती की जो है तो सिकरी, फतेहपुर सिकरी में। और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। आगे बात करते हैं महाबत खान ने जो है जहांगीर के विरोध कब किया था, यानी विरोध जो है विरोध कब किया था? तो महाबत खान जहांगीर के विरोध जो है विरोध किया था यह 1626 में किया था। अभी थोड़ा देर पहले बताया था चित्तौड़गढ़ की संधि जो है कब हुआ था? 1615 में चित्तौड़गढ़ की संधि हुआ था। ठीक है। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि उस्ताद
नादिर उल उस की उपाधि से संबोधित किया था किसे? उस्ताद मंसूर को। आगे है, जहांगीर ने जो है अबुल हसन का निर्माण जहांगीर ने अबुल हसन का निर्माण किसने करवाया था? सॉरी, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर का मकबरा का निर्माण भी जो है ये नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? नूरजहां के द्वारा जो है करवाया गया था। ठीक है। आगे, जहांगीर द्वारा संस्कृत के कवि जगन्नाथ को जो है उपाधि, कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा संस्कृत के कवि जगन्नाथ थे, पंडित जगन्नाथ, जिसे पंडित राज की उपाधि दी गई थी। यानी जो है, तो संस्कृत के कवि जगन्नाथ को कौन सी उपाधि दिया था जहांगीर? तो पंडित राज की उपाधि दिया था। और जहांगीर की मृत्यु हो कब जाती है? 1627 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हें दफनाया कहा जाता है? तो शहादरा, जो कि लाहौर में दफनाया जाता है। आगे पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर के संस्थापक या फिर न्याय की जंजीर के लिए किन्हें याद किया जाता है? तो जहांगीर को जो है न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। आगे बात करते हैं, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर के द्वारा ही तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला जो है दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता कौन था? तो सर थॉमस के द्वारा जो है दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था कौन? सर थॉमस। अब बात करते हैं, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की थी? तो जहांगीर के द्वारा आगरा में चित्रणशाला की स्थापना जो है आगा राजा खान के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में? आगा राजा के नेतृत्व में जो है आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं, जहांगीर के शासनकाल में सूबों की संख्या कितना था? तो जहांगीर के शासनकाल में सूबों की संख्या 15 था। कितना था? 15 सूबों की संख्या कितना था? 15। ठीक है। तो ये जहांगीर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। इन प्रश्नों को आप सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस व्यक्ति ने कहा था कि हिनोज दिल्ली दुरस्त, यानी हिनोज दिल्ली दुरस्त का मतलब है अभी दिल्ली दूर है, यह किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? तो यह जो है निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। और अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है नई दिल्ली में है। ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ हो जाएगा? तो फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है जो निरस्त यानी रिपील जो है किस वायसराय ने किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त करने का काम जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, जो कि 1882 में। और आप सभी को बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लाया गया था। किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? आप लोग बताइएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, लकुलिश को किसका अवतार माना जाता है? तो लकुलिश जो था उसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? भगवान शिव का अवतार माना जाता है लकुलिश को। ठीक है। और पाशुपत धर्म के संस्थापक लकुलिश को ही माना जाता है। पाशुपत धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो लकुलिश को। और लकुलिश को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आगे बात करते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है तीर्थ शब्द किसके संबंध में प्रयुक्त हुआ है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है ये अर्थशास्त्र कौटिल्य का जो है इसका संबंध राजनीति से है, ये ध्यान रखना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से संबंधित है। और इसमें पूछा जाता है कि जो तीर्थ शब्द का जो प्रयोग किया गया है यह किसके लिए है? यह पदाधिकारियों के विभाग के संबंधित ये संबंध में इसका प्रयोग किया गया था तीर्थ शब्द का। किसके लिए किया गया था? तो पदाधिकारियों के विभाग के संबंध में जो है इसका प्रयोग किया गया था। आगे बात करते हैं, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? यानी सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट की बात करते हैं तो वह जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। आगे बात करते हैं, सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो सुलह ए कुल के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जैनुल आबदीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जैनुल आबदीन के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार की बात करते हैं उस्ताद मंसूर। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। तो उस्ताद मंसूर जो है पक्षियों के चित्रकार थे। आगे बात करते हैं, कौन सा मुगल सम्राट निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को जो है निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है, यानी कि प्रिंसेस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है, यानी प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, निर्माताओं का राजकुमार शाहजहां को कहा जाता है। यानी स्थापत्य काल का स्वर्ण काल जो है किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के स्वर्ण काल को शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, 1940 में जो गांधी जी द्वारा कौन सा सत्याग्रह चलाया गया था जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे? तो 1940 में जो है प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है चला गया था। कौन सा सत्याग्रह चलाया गया था?
व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, जो कि 17 अक्टूबर 1940 को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। किसकी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब? 17 अक्टूबर 1940, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे सत्याग्रही की यदि हम बात करते हैं तो ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं किस आंदोलन के चलते जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी? किस आंदोलन के चलते जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला की रचना की थी? यह स्वदेशी आंदोलन, जो कि स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था, जो कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप यानी बंगाल विभाजन के विरोध करने के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो कि कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। और इसी आंदोलन के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बंगला, जो कि बांग्लादेश का वर्तमान में राष्ट्रगीत है, तो जिसकी रचना की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि एकमात्र भारतीय जिनके द्वारा दो देशों का राष्ट्रगीत जो है रचित है, यानी राष्ट्रगान रचित है, तो भारत और बांग्लादेश का दोनों का जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। अजय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह घोषणा किया गया था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, बंगाल विभाजन करने में जो है, और ये बात कर लेते हैं इसकी भी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, जिस अधिवेशन थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों एक मंच पे आते हैं, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी एक मंच पे आए हैं, और इसके साथ साथ होम रूल लीग, ये सभी जो है एक मंच पर आए, एक आपस में समझौता, और गरम दल नरम दल में जो है समझौता हुआ। इसलिए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 को जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके साथ साथ जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के सर्वप्रथम किस अधिवेशन में संपूर्ण रूप से भाग लिए थे, तो वो भी 1916 का लखनऊ अधिवेशन ही था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन में जो है लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था कि बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों को कमजोर करना था। ठीक, क्या था? राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों को जो है कमजोर करना जो है इसका लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगर बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन के साथ साथ जो है होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। किस पत्र को 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया था? तो किस पत्र को हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया था? यह पत्र जो था नवजीवन था, नवजीवन। ठीक है, और नवजीवन के संपादक बताना है आप सभी को कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था? तो पूर्ण स्वाधीनता की बात करते हैं तो यह लाहौर अधिवेशन जो है 1929 हो जाएगा पूर्ण स्वाधीनता। और पूर्ण स्वराज की बात करें हैं, ये जो है पूर्ण स्वाधीनता, नहीं, पूर्ण स्वराज की बात करते हैं तो वो लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा। और पूर्ण स्वाधीनता की बात करते हैं तो 1927 का मद्रास अधिवेशन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1927 का मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की बात जो है 1927 के मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी, और पूर्ण स्वराज की बात करते हैं तो लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। अगर बात करते हैं क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में भारत आया था, जो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। और कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन बना था? तो 1939 में जो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। अगर भारत पाक के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? तो शिमला समझौता की बात करते हैं तो 1972 में जो है हस्ताक्षरित किया गया था। और एक शिमला सम्मेलन है जो 1945 में आयोजित की गई थी। ठीक है, शिमला सम्मेलन 1945 और शिमला समझौता 1972। आगे बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो रास बिहारी बोस जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी था। कौन था? रास बिहारी बोस था। आगे बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान के में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह जो है अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन जो कि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, अनुच्छेद 368।
आगे बात करते हैं भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया था। और आप सभी को बताना है कि 1962 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल किस लिए घोषित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, आसान है, ठीक है। आगे बताना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व किसके साथ विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व जो है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जिसमें नियुक्ति होता है उस समय जो है राष्ट्रपति जो है ये बाध्यकारी होता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ जो है वह विचार विमर्श करे। उसके विचार विमर्श करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे संविधान के अनुच्छेद 360 में जो है किसका प्रावधान है। तो वित्तीय आपातकाल लागू करने की बात जो है अनुच्छेद 360 में कहा गया है। और अनुच्छेद 360 की बात करते वित्तीय आपात जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बात करते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाला गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। और आप सभी को बताना, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। आगे चलते हैं, प्रत्येक सदन का सत्रावसान कौन करता है। तो राष्ट्रपति जो है प्रत्येक सदन का सत्रावसान करते हैं, जो कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगर बात करते हैं स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो राज्यसभा में यानी प्रथम जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति थे। स्टॉकहोम की बात करते हैं, स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है। तो स्टॉकहोम जो है यह स्वीडन की राजधानी है। किस देश की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करते हैं तो वह बैकाल झील है। कौन सी झील है, बैकाल झील। जो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों से होकर बहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है। माता टीला परियोजना किस राज्य में है तथा किस नदी पर है। तो माता टीला परियोजना की बात करते हैं जो बेतवा नदी पर है और जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप किया गया था। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है मध्य प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप किया गया था। किसके विभाजन के फलस्वरूप, मध्य प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं, दिसंबर 19 बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या बात करते हैं। तो बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत की बात करें तो यह सोमेश्वर पहाड़ी हो जाएगा। कौन सा पहाड़ी हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी से जो है बूढ़ी गंडक निकलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोयल कारो विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है। तो कोयल कारो परियोजना जो है कोयल कारो नदी पे ही पड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोयल कारो परियोजना किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं, काराकोरम राजपथ किन 2 देशों को जोड़ता है। तो काराकोरम राजपथ जो है यह पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है, पाकिस्तान और चीन को जोड़ने का काम करता है काराकोरम राजपथ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कैनफिना जो है किस बैंक की सहायक संस्था है। तो कैनफिना जो है यह कैनरा बैंक की सहायक संस्था है। किसका है, कैनरा बैंक की सहायक संस्था है। आगे बात करते हैं, घरों में लगे इलेक्ट्रिक मीटर का जो है क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो घरों में लगे जो है इलेक्ट्रिक मीटर जो है क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो व्यय की गई विद्युत ऊर्जा को रिकॉर्ड करते हैं। किसको करते हैं, व्यय की गई विद्युत ऊर्जा को रिकॉर्ड करते हैं। आगे बात करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल जो है मिलाने से सुरसुराहट उत्पन्न होती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में जो है कौन कोई अम्ल मिलाकर जिसके कारण सुरसुराहट उत्पन्न होती है, तो वह अम्ल का नाम क्या है, तो वह है कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा, वह कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। अगर बात करते हैं, कोयले की किस किस्म में जो है कार्बन का प्रतिशत अधिकतम होता है। तो कोयले के किस किस्म में जो है कार्बन की प्रतिशत अधिकतम होता है, तो वह जो है एंथ्रासाइट है। तो आप सभी को पता होगा कि कोयले के कार्बन की मात्रा को देखते हुए उसको क्रम में सजाना होता है, जो कि एबी लिपि, मैंने कई बार ट्रिक बताया था, एबी लिपि, ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, पी से पीट, ली से लिग्नाइट और पी से पीट। एबी लिपि, ए से एंथ्रासाइट, यानी एंथ्रासाइट में जो है कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। बी से बिटुमिनस कोयला, इसके दूसरे स्थान पर बिटुमिनस आता है। एबी लिपि, ली से लिग्नाइट कोयला होता है जिसे भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। और पी से पीट कोयला, जिसे जो है मतलब समझिए कि सबसे कम मात्रा में सबसे घटिया किस्म का कोयला जो है पीट कोयला को माना जाता है। अगर बात करें रासायनिक दृष्टि से एस्पिरिन क्या है। तो एस्पिरिन जो है इबुप्रोफेन है। क्या है, रासायनिक दृष्टि से जो है एस्पिरिन क्या है, इबुप्रोफेन है। इब्यूप्रोफेन है रासायनिक दृष्टि से एस्पिरिन, ठीक है। आगे बात करते हैं, घरों में प्रयुक्त ब्लीच जो है, ब्लीच का मुख्य घटक क्या होता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है, ब्लीच का जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, ठीक है।
आगे बात करते हैं किस पदार्थ को में जो होकर कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने से वह मिल्की हो जाता है। तो किस पदार्थ से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है तो वह मिल्की हो जाता है। तो वह जो है चूने के पानी में यदि कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारेंगे तो वह कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं किस गुण के कारण गतिशील वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो कोई जो है कौन सा गुण होता है वह जो गतिशील वस्तु जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी जैसी अवस्था में रहती है वैसे ही अवस्था में रहना चाहती है, तो वह जड़त्व के गुण के कारण जो है यह जो है विरोध करती है। आगे बात करते हैं एक्स किरणें उत्पन्न करने वाला ट्यूब का नाम क्या है। तो कुलीज ट्यूब के रूप में जानते हैं। एक्स किरणें को उत्पन्न करने वाली ट्यूब कौन सी है, कुलीज नलिका या कुलीज ट्यूब के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जो है बैक्टीरिया का खोज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जो है बैक्टीरिया की खोज की गई थी। आगे बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन नियासिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पैलाग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन जो है नियासिन और किस विटामिन का रासायनिक नाम है नियासिन, तो विटामिन सी का विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। तो बी कॉम्प्लेक्स, बी यानी बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, बी का ही कोई पार्ट होगा, तो बी3 नियासिन और विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड होता है। तो बी3 के कारण जो है कौन सा रोग होता है, पैलाग्रा रोग होता है। ठीक है, बताना है स्ट्रेट फ्रॉम दी हर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो टॉमी होग जो है, टॉमी होग के द्वारा जो है स्ट्रेट फ्रॉम दी हर्ट पुस्तक लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, टॉमी होग के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन को मनाते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करते हैं 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। किस तिथि को, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बात करते हैं अम्मी लेटर टू अ डेमोक्रेटिक मदर पुस्तक के लेखक कौन है। अम्मी लेटर टू अ डेमोक्रेटिक मदर ये सईद मिर्जा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। किसके द्वारा लिखा गया है, सईद मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। चलिए धन्यवाद आप सभी को, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी साथियों को, धन्यवाद।